स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान का जो श्रृंखला हम लोग अपने चैनल पे शुरू किए हैं, इसमें मैं कल की वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे उस वीडियो को, मुझे उम्मीद है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहला चैप्टर है आपका वैद्युत क्षेत्र और आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस वीडियो के उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आपको बता चुके हैं हम। और आपको कल ही बताए थे कि बस जितने हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो इसकी समरी हम बता रहे हैं, जिस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि उतना केवल आप काम करते जा रहे हैं, मेरे साथ आप चलते जाइए, आपका एग्जाम से पहले आपका पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है आपका खत्म हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। जितना पर डे का होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा आप लोग उसको हल करते रहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण इसके सारांश जो है मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है, थोड़ा भी ऐसा लगे कि नहीं ये वीडियो हमारे काम लायक है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अरे अच्छा लगेगा तो ये बता दीजिए कि अच्छा लगा है, और नहीं अच्छा लग रहा है तो कम से कम इतना भी तो कर दीजिए कि हाँ भाई वीडियो में ये कमी है, ये फॉल्ट है। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बड़ा दुख लगता है आप लोग कि ये जो ये है उसको थोड़ा कमेंट किया कीजिए, थोड़ा जोश बढ़ता है, ठीक है ना। तो बात ज्यादा हो गया है, आइए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में हम लोग का, और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक है, जैसे इस चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव और धारिता, यानी हमको विभव और धारिता, संधारित्र के बारे में, संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है, उनकी धारिताएं कैसे निकालते हैं, उसके बाद संधारित्र के जो प्रकार होते हैं उन्हीं से संबंधित जो है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो विभव में हमको क्या याद रखना है, तो विभव का परिभाषा, मात्रक, सूत्र और बीमा याद रखिएगा। विभव का परिभाषा क्या होता है आप लोग को मालूम है कि किसी अनंत परिस्थिति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य है उसे विभव कहते हैं। तो याद रखिए विभव में क्या याद रखना है हम लोग को, तो इसका आपको याद रखना है परिभाषा, इसका परिभाषा याद करना है। उसके बाद इसका मात्रक, बीमा और सूत्र, ठीक है ना। बहुत आसान है, एक लाइन का परिभाषा है। इसका सूत्र आप लोग को मालूम होगा, V बराबर होता है W/Q0, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है विभव का परिभाषा और उसका मात्रक, बीमा आपको याद रखना है। E तथा V में संबंध आपको निकालना है कि E और V में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार न्यूमेरिकल भी इस पे आता है। E तथा V में E क्या है तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग कहते हैं, और V क्या है तो V आपका वैद्युत विभवांतर है। तो E और V में क्या संबंध होता है तो आप लोग को मालूम होगा कि E और V में संबंध थोड़ा सबको बता रहे हैं, देखिए कैसे निकलते हैं। जैसे E का रिलेशनशिप होता है, E बराबर होता है F/Q, ठीक है। और V का रिलेशन क्या होता है तो V का जो सूत्र होता है वो होता है W/Q0, या Q या Q0 आप लिख सकते हैं, परीक्षण आवेश होता है। तो इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, तो V बराबर हो जाएगा, W को हम लिख सकते हैं F/F×D, और ये हो जाएगा आपका Q। अब बताइए F/Q को हम क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो यहाँ से V बराबर हो जाता है E×D। तो ये बहुत आसानी से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। E का मान निकालेंगे तो V/D हो जाएगा, V का मान निकालेंगे तो E×D हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, 2 से 3 नंबर में आपसे पूछेगा, 100% गारंटी के साथ, सोच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है ना। तो E तथा V में आपको संबंध। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के बारे में आपको पढ़ना है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे सम माने बराबर होता है, विभव माने विभव, पृष्ठ माने तो जानते हैं सरफेस, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है और विभवांतर का मान 0 होता है, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका परिभाषा आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में अति लघु प्रश्नों की श्रेणी में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, अगर जो अलजेब्रा विधि से इसको करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का जो डेरिवेशन है उसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा तो हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का आप सूत्र का निगमन जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद संधारित्र की धारिता जब आप निकाल लेंगे तो उसमें संधारित्रों का संयोजन पढ़ा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, उसी प्रकार होता है
संधारित्रों का संयोजन, कि संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को मालूम होगा कि संधारित्रों का भी संयोजन दो प्रकार से होता है। और एक दिमाग में बात बैठा लीजिए, कोई एक चीज याद रखिए, या तो प्रतिरोधों का संयोजन याद रखो कि श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समांतर क्रम में होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जैसे इसका होता है प्रतिरोध का, उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, संधारित्र का संयोजन मिल जाएगा। यानी अगर समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होता है आपका कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। संधारित्र यानी धारिताओं के संयोजन में, संधारित्रों के संयोजन में ये श्रेणी क्रम होता है। और प्रतिरोधों में याद रखो ये समांतर क्रम होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस करेंगे तो वो समांतर क्रम का वहां होता है, लेकिन ये श्रेणी क्रम है संधारित्रों के संयोजन में। समांतर क्रम इसका होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। याद रखिए यहाँ पे ये होता है आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम, और ये होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो इनका जो सूत्र का निगमन है, किस प्रकार सूत्र का निगमन किया जाता है, बहुत आसान तरीके से इसका निगमन आप कर सकते हैं। आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि यदि किसी भी हेडिंग में आपको दिक्कत है तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं उसके एकदम कहा जाए तो संक्षिप्त रूप से एकदम मैं उसका डेरिवेशन में करा करके आपको समझा सकता हूँ। बहुत कम समय में आप सीख सकते हैं। डेरिवेशन बहुत बड़ा ये जो है बहुत समस्या नहीं है, तो उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। आइए देखिए, उसके बाद संधारित्रों के प्रकार, संधारित्र के प्रकार आपको पढ़ना है एकदम नेसेसरी। इसमें संधारित्रों का जो प्रकार होता है, गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें से किसी एक का धारिता जरूर पूछेगा। सोच लीजिए, दो प्रकार का संधारित्र होता है, आप लोग को भी मालूम होगा, पढ़े होंगे तो। एक होता है गोलीय संधारित्र और एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो किसी एक का डेरिवेशन आप लोग को जरूर पूछ सकता है। तो दोनों के प्रकार, इसका डेरिवेशन आप लोग को कहेंगे तो बता देंगे हम। उसके बाद संधारित्र की ऊर्जा, जैसे आप लोग को मालूम है संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है U इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर, जो आवेशों के पुनर्वितरण, ऊर्जा में ह्रास और पुनर्वितरित आवेश वाले जो थ्योरम है उसी में है आपका संधारित्र की ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं वहनिष्ठ विभव वाले कंडीशन में। तो संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र का यूज होता है न्यूमेरिकल के भी दृष्टिकोण से, और ये संधारित्र का जो संयोजन में अभी आपको सूत्र हम बता रहे थे तो वो भी न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद धारा घनत्व, धारा घनत्व का परिभाषा और मात्रक याद रखिएगा। परिभाषा मात्रक और सूत्र इसका याद रखिए, J बराबर होता है I इक्वल टू A, यानी J होता है आपका धारा घनत्व, I धारा होता है और A उस चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। तो आप धारा घनत्व का सूत्र मात्रक बीमा याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग तीसरे चैप्टर पे जाएंगे तो उसमें एक हेडिंग जो है कई बार बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से धारा घनत्व पढ़े रहेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वान डे ग्राफ जनित्र बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा है, 2 से 3 साल पूछा है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया हेडिंग है। पहले पुरानी जो फिजिक्स है, जो हमारा यूपी बोर्ड का फिजिक्स लगता था पहले, वान डे ग्राफ जनित्र उसमें नहीं था। ये जो नया सिलेबस आया तो नए सिलेबस में ये हम कहेंगे कि इससे पहले जितना हम देख रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो बहुत ही नया चीज है। पहले ये नहीं हुआ करता था वान डे ग्राफ जनित्र, अब इसको डाल दिया गया है आपके एनसीईआरटी सिलेबस में। तो 2-3 बार इसको पूछा है। इसमें आपको करना क्या है, इसका आपको सिद्धांत, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद क्रियाविधि, तीनों चीज आप इसको याद रखिएगा वान डे ग्राफ जनित्र का, ठीक है ना। तो ये जो है टॉपिक चैप्टर 3 का है, सॉरी 2 का है, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताएं। और इसमें यदि किसी भी हेडिंग में आपको कोई दिक्कत महसूस हो रहा है, वो हेडिंग याद नहीं हो रहा, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको याद करवाना, और आसान तरीके से उसको हम याद करवा सकते हैं और उसको हल करवा सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं उस वीडियो बनाकर जरूर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 पे और देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम चैप्टर 3। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर में जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसा कि हम लोग दूसरा चैप्टर का देख चुके हैं, अब तीसरा चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप उसको समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमको समझना है विद्युत धारा, विद्युत धारा का परिभाषा, मात्रक और उसका कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर जो नहीं समझते हैं तो ये जितने आगे के टॉपिक हैं आपको समझ में आने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा आप लोग जानते हैं बहुत छोटा परिभाषा होता है, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, सूत्र होता है I इक्वल टू Q/T। इसका एक संबंध होता है, देखिएगा ये इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, NE इक्वल टू IT। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं और ओम का नियम, जैसे ओम ने कब नियम दिया था और ओम ने कैसा संबंध स्थापित किया था। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, आप कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कलर कोड जो होता है कार्बन प्रतिरोध का वो पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये कलर कोड नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना।
तो प्रतिरोध और ओम का नियम ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी इन तीनों में अगर जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। ये कई बार बहुविकल्पी में पूछ देता है, जैसे दे देगा कि ओम के नियम का कौन सा ऐसा सर्किट है या कौन सा ऐसा ग्राफ है जो ओम के नियम का पालन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंटों की श्रृंखला में अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसको अगर जे आप सीरीज रखे होंगे या कोई भी गेस्ट पेपर रखे होंगे तो वहां से आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ठीक है ना। अनुगमन वेग को आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, और फिर यहाँ से देखिए विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये तीन जो हेडिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी ये और ये तीन हेडिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रतिरोधों का संयोजन जो है, अभी आपको उस चैप्टर में हम समझा रहे थे कि जैसे संधारित्रों का संयोजन होता है उसी प्रकार प्रतिरोधों के संयोजन से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन का सूत्र होता है श्रेणी क्रम संयोजन R = R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम संयोजन 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे करके आपका प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र होता है। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, दोनों इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि यहाँ से रिलेशनशिप निकाला जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। याद रखिए विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, कई बार इस पे बहुत बेहतरीन क्वालिटी के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो इस लाइन का लास्ट हेडिंग है EVR में संबंध। ई होता है आपका विद्युत वाहक बल, भी टर्मिनल विभवांतर, और स्मॉल r जो होता है आंतरिक प्रतिरोध। EVR में संबंध, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, इस पे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए न्यूमेरिकल हमको कहाँ से लगाना है, एक प्रतिरोधों के संयोजन से, उसके बाद यहाँ से ओम के नियम से, ठीक है ना। ओम का नियम का ये कलर कोड आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो दोनों टॉपिक देखना है ये लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, आप लोग को मालूम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें पूछ देता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और दूसरा नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम, इसको याद रखिएगा, रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट, इसको इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कहना कि क्या इंपॉर्टेंट है तो लगभग मान लीजिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब हम ये छांट कर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता दे रहे हैं कि इतना आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना मैं आपको बता रहा हूँ पर डे मैंने आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए तभी आपका सिलेबस कवर होगा। अब ये नहीं कि आज का जो काम है वो कल के भरोसे आपको नहीं छोड़ना कि चलिए उसको कल कर लेंगे, नहीं, आज का काम आज ही निपटाइए। देखिए उसके बाद विभवमापी है, विभवमापी का परिभाषा, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर संरचना बताना है कि ये इसका निर्माण कैसे होता है, उसके बाद इसका सिद्धांत और क्रियाविधि, चार चीज पढ़िए आप, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस विभवमापी से पूछा जाता है प्रश्न। विभवमापी का परिभाषा बहुत कम बार पूछा गया है, 3 साल अभी तक पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार पूछ दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको तैयार कीजिए। परिभाषा, उसके बाद इसकी रचना, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद क्रियाविधि। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।